नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए एक सेंटर बनाया गया है। 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। और आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी। इस बीच कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना भी की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए एक सेंटर बनाया गया है। और आज किसकी किस्मत का फैसला होगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। हालांकि शुरुआती तो रुझान ही होंगे, लेकिन 12-1 बजे के तकरीबन ये स्थिति लगभग साफ होती चली जाएगी कि कौन सरकार बना रहा है और कौन नहीं। हालांकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वह एक तरफा सरकार बना रहे हैं। यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं और वो लगातार ये आशा रख रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार एक तरफा सरकार बना रही है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला, ये जो एग्जिट पोल आता है ये पुराने आंकड़े दिखाता है। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था, उन्होंने ये उदाहरण दिया है और कहा कि लगभग चीजें आज साफ हो जाएंगी। अधिक जानकारी के साथ कोमल जुड़ गए हैं हमारे साथ हरियाणा से। कोमल, जिस तरह से देखा जाए आज लगभग 12-1 बजे तक तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं काउंटिंग को लेकर की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी, हरियाणा में आज से मतगणना है, उसको लेकर प्रशासन ने चुनाव आयोग ने पूरे हरियाणा में पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चारों तरफ धारा 144 लगाई गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया, फोर्स तैनात की गई है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी आधे पौने घंटे में बैलेट पेपर का जो एक राउंड आएगा उसके बारे में बताया जाएगा और सभी पार्टियां भी मुस्तैद हैं अपनी अपनी। और देखा जाए तो दीपक 1-1.5 बजे तक पूरे हरियाणा की तस्वीर सामने आ जाएगी। बिल्कुल कोमल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बाकी सब सीट पर, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है कि एक सेंटर बनाया गया, बाकी जगहों पर 2-2 सेंटर बनाए गए हैं। जी, हर कम्युनिटी सेंटर है, हर जिले के अंदर 2-2 सेंटर बनाए गए हैं। जो जितनी भी विधानसभाएं हैं, जैसे 9 है हर लोकसभा की, कहीं 5 है, कहीं 6 है, तो उनके आधार पर 2-2 या 3-3 ज्यादा है, वहाँ 3 भागों में बांटा गया और जो थोड़ी है वो 2
भागों में बांटा गया और मोस्टली जो जिले हैं, जिलों के अंदर ही काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित दक्षिण मुख के हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोमल। जी, नायब सिंह सैनी कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में अपने, फिर ये अपने काउंटिंग स्टेशन पर जाएंगे। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी मंदिर में जाकर माथा टेका और जितने भी विधायक हैं हर एरिया के, कोई सुबह हवन कराकर निकल रहा है और कोई मंदिर में और कोई गुरुद्वारे में अपने अपने माथा टेक कर अपने अपने देवताओं को नमन कर कर काउंटिंग सेंटर की ओर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल कोमल, जाहिर है कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं, चाहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, आने वाले महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड के चुनाव पर भी असर डालेंगे। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि शुरुआती रुझानों में बैलेट पेपर पर अगर कहते हैं कि कुछ हद तक अगर बढ़त मिलती है तो वो बढ़त बनी रहती है, तो यहाँ पर भी ऐसा कहा जा सकता है? जी दीपक जी, बिल्कुल। जब शुरू का पहला राउंड होता है वो बैलेट पेपर का होता है और बैलेट पेपर से हर जितनी भी पार्टी हैं उन्हें बहुत आस और उम्मीद है। दूसरी देखा जाए कि हरियाणा का चुनाव जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, आज दोनों की काउंटिंग है। हरियाणा का जो मेन चुनाव है वहां दोनों ही पार्टियां कांटे की टक्कर में हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन देखा जाए ये कि ये अगर हरियाणा कांग्रेस अपनी सरकार बना देती है तो दीपक जी महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मुद्दे हैवी हुए हैं, रोजगार को लेकर है, जैसे किसानों को लेकर है, और ऊपर से इसका अग्निवीर है, योजनाएं हैं, और यहाँ खिलाड़ियों का जो मुद्दा है, ये नेशनल इश्यूज है और ये नेशनल इश्यूज हैं जो हर राज्य को प्रभावित करते हैं कि फला राज्य में बीजेपी सरकार थी, उसने उनके साथ क्या किया और उनके साथ क्या किया। ये देखा जाए तो ये जो चुनाव है ना, ये अगर तस्वीर हरियाणा की क्लियर होती है कांग्रेस की तरफ, तो बीजेपी की जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल कोमल यादव, चलो ठीक है, बीजेपी कांग्रेस में अक्सर राज्यों में उनके हार जीत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है या पर पैरेलल चल रही है, लेकिन अगर आपकी बात करें, आपने बड़ी उम्मीद से यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जिस तरह से आप अभी बहुत ज्यादा कष्टों को झेलती हुई आगे बढ़ रही है और उसे हरियाणा चुनाव से बड़ी उम्मीद है, और अगर हरियाणा में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो आपका भविष्य क्या होगा हरियाणा में? जी, मैंने पहले भी बताया है, यहाँ दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो पूरी तरह से टक्कर है। जो क्षेत्रीय पार्टी है जैसे INLD है, जेजेपी है और उसके साथ आम आदमी पार्टी है, जहाँ जेजेपी का तो आप ये देख लिए कि जो बताए हैं माफ कीजिए यहाँ हेलो जी कोमल, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी अभी एग्जिट पोल में कोई भी खाता नहीं खोल पा रही है, जहां जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसका भी एग्जिट पोल में कोई भी खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। यहाँ INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, वो बहुत पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है, उसको अपनी 1 या 2 सीटों पर उम्मीद है, बाकी कोई भी पार्टी यहाँ अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की कांग्रेस में सरकार है और साथ में हरियाणा के प्रदेश दिल्ली लगती सटी सीमाएं हैं, तो यहाँ पर इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी देखा जाए तो यहाँ पर पूरे जोर शोर से 90 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने मतलब उतारे थे, लेकिन लगता है कि ये कुछ हद तक अपनी जमानत भी ना बचा पाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से भी आपने आपका जिक्र किया और क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया कि इस बार उनका भी कुछ डामाडोल लग रहा है, चौटाला जी की अगर पार्टी की बात करें, आखिर इन्हें किस बात की सजा मिल रही है इस बार? चौटाला की एक तो ओम प्रकाश चौटाला है जो देवीलाल के बेटे हैं, उनका बेटा है अभय सिंह चौटाला। INLD के वो अभी जनाधार है, मतलब INLD इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष माने जा रहे हैं और उन्हीं का वर्चस्व चल रहा है। और जो 10 साल की सजा काटकर ओम प्रकाश चौटाला जी अब बाहर हैं, उनकी मतलब काफी एज होने के बावजूद फिर भी उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं में निकलकर जोश भरा है, भाषण दिया है, रैली को संबोधित किया है। लेकिन देखा जाए तो और फिर अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा का पैदल दौरा भी किया, तो थोड़ी सी ये फॉर्म में है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10%
वोट लेकर जा सकती है। 2 या 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी रहेगी, 2 या 3 सीटों पर अन्य पार्टी रहेगी। इधर है ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र हैं जो दुष्यंत चौटाला, जो बीजेपी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस टाइम कोई भी खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल। जिस तरह से कोमल अगर देखें कितने कितने राउंड होने वाले हैं? जी अभी शुरुआत बैलेट पेपर से है, उसके बाद ईवीएम मशीन से खाता इनका खुलेगा। ईवीएम मशीन में देखा जाएगा। देखा जाए तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, आखिरी राउंड 9 या 10 तक जो इसके राउंड होंगे उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएगी। 1 या 1:30 बजे तक बिल्कुल क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी। अगर कहीं किन्हीं सीटों का पेच अड़ा है तो थोड़ा लेट हो सकती है। बिल्कुल। इसमें इस बार का देखें तो चुनाव में कुछ मामूली अंतर रहा कि कम वोटिंग हुई, इससे कुछ अंतर पड़ेगा कोमल? जी अंतर है, ये दोनों ही पार्टी, जहां बीजेपी लगा लीजिए और कांग्रेस लगा लीजिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मैंने पहले भी बताया यह किसान आंदोलन, खिलाड़ियों का अग्निवीर और रोजगार के मुद्दे हैं, जहां काउंटिंग ना होने का सवाल है कि लोगों ने, जैसे आप लगा लीजिए फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी काउंटिंग बहुत कम है। उन्होंने पूरी तरह इसके लिए सीरियस, इस चुनाव के लिए लोग सीरियस नहीं थे, एक्चुअल में सीरियस नहीं थे कि कोई भी पार्टी आए, हमने तो अपना काम करना है, इसीलिए लोग इन क्षेत्रों में घर से बाहर नहीं निकले। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी कि वो ये पार्टी है 10 साल जो बीजेपी रही है, उसने क्या काम किया लोगों के लिए, आने वाली पार्टी से भी इतनी उम्मीदें अब लोग नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए इस बार देखा जाए तो हर जिले के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र में 50% जो ऐसी जगह हैं वहां पर बहुत, मतलब इसका परसेंटेज वोटिंग का बहुत कम रहा है। कोमल हमारे साथ बने रहिएगा। महेश जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से। महेश जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, चूंकि आज अब अंतिम घड़ी आ गई है कि जब नतीजे बिल्कुल सामने होंगे और 12 या 1 बजे तक तकरीबन सब कुछ साफ हो जाएगा। एज अ पत्रकार आपने वहां पर ग्राउंड जीरो से बहुत सारे चुनाव ऐसे कवर किए होंगे। इस बार के चुनाव का ट्रेंड या माहौल बाकी चुनावों जो पिछले बार हुए हैं या उससे पहले हुए हैं, कितना अलग था और इस बार क्या अलग है? देखिए, इस बार जो अहिरवाल के 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इनमें बीजेपी का अपर हैंड रह सकता है पहले 2019 के चुनाव की तरह। लेकिन शेष हरियाणा की जब हम बात करें तो कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है, सोनीपत में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है, जीटी रोड बेल्ट पर भी कांग्रेस अच्छा कर रही है। और उत्तर हरियाणा के जो बाकी जिलों में, सिरसा में कुछ सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को जा सकती है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें, उनमें से कुछ सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को जाती है। और मेरा ये मानना है, कल भी मैं ये बात कर रहा था कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ, बल्कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ जो है सत्ता में आ रही है, हरियाणा की सत्ता में। और बीजेपी की जो, अगर आपने बताया कि बीजेपी यहाँ पर इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई या फिर सत्ता में नहीं आ रही है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि अहिरवाल के 3 जिलों में ये कह रहा हूँ, अहिरवाल के जो 3 जिले हैं जिसको दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस अच्छा कर रही है, वहां पर बीजेपी अच्छा कर रही है और बाकी जगह बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई है। ये मेरा कहने का मतलब। महेश जी, ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल कांग्रेस एक तरफा हरियाणा में जीत की ओर बढ़ रही है। अभी जो रुझान जो हम देख पा रहे हैं, जो बीजेपी 10, कांग्रेस 10, जो इस तरह के आ रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट के हैं। इनमें आर्मी पर्सन्स के भी वोट होते हैं, दूसरे भी वोट होते हैं, तो इनको मैं इसके बीच दी गई। 2019 से और 2024 का जो कार्यकाल था उसमें तो नौकरियां ही कम दी गई, इसलिए कोई ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं था। लेकिन 2014 से और 2019 में जो बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी गई थी, उनका काफी असर रहा। उसके कारण भाजपा को वोट मिले हैं। मत प्रतिशत भाजपा का नहीं गिर पाएगा। जो जजपा का वोट बैंक घटा, वो जाकर के वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए जो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो, और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, इनका क्या भविष्य देखते हैं अगले 5 साल में आप? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस, मुझे लगता है दीपक जी, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस अकेले स्पष्ट बहुमत लेकर के आ रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो अगर अपनी मेहनत करेंगे
तो इनमें से एक टिक पाएगा, चाहे इनेलो टिको चाहे जजपा टिको। मुझे नहीं लगता कि जजपा जो इस अगले 5 साल में सर्वाइव कर पाएगी। हमें तो ये तो बहुत लंबी दूर की बात है। जो संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, वो अपनी जगह बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष की भूमिका में अगर भाजपा आती है तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य भूमिका में रहेगी विपक्ष की में। ठीक है, हमारी जो ब्यूरो चीफ है कोमल जी, उन्होंने ये कहा कि अगर पूरा लंबा लुवाल देखें तो बीजेपी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रही है, जिसका हर्जाना उन्हें इस बार भुगतना पड़ेगा। उसका ये कि कांग्रेस ये समझाने में कामयाब रही कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जवान विरोधी है। अग्निवीर जैसी योजनाओं का काफी प्रभाव रहा यहाँ पर, विपरीत प्रभाव भाजपा के ऊपर जो है। और दूसरी बात जो हम ये करेंगे, जो किसानों का आंदोलन था, आप जाट बेल्ट में जैसे जैसे जाएंगे, बांगड़ बेल्ट, बांगर बेल्ट, इनमें जाएंगे तो किसान आंदोलन का भी काफी असर रहा। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बीजेपी ने, चूंकि जाट समुदाय इस बार उनके फेवर में नहीं है, इसलिए उन्होंने 16 समुदाय ऐसे चुने जिन्होंने टिकट दिया है। 16 समुदाय को कवर करने की कोशिश की गई है, तो इसका भी लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला इस बार। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का केंद्र रहा वो जाट नॉन जाट का रहा, बिना बताए, चुपके। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक कामयाब रही अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखने के लिए। लेकिन वो सीटों में तब्दील इसलिए नहीं हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जो वोट था, खिलाफ जो वोट था, वो लामबंद होकर के कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। भाजपा जाट बेल्ट में उन सीटों पर कामयाबी पा सकती है, कुछ सीटों पर जहां पर 2 या 3 जाट उम्मीदवार खड़े थे और भाजपा का नॉन जाट उम्मीदवार मैदान में है। महेश जी, एक सवाल और है कि इस बार कौन सा जो तुर्रम खां नेता है या फिर जो अच्छा मादा रखता है या बड़ा चेहरा है, उससे मार खानी पड़ सकती है? उसे मार खानी पड़ सकती है ऐसा तुर्रम खां चेहरा? मुझे अभी नहीं लगता कोई बड़ा चेहरा जो है मार खाएगा। लगभग सभी बड़े चेहरे जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सैनी, विनेश फोगाट, सभी सीटें अपनी निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा चेहरा ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा कि जो मात खाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो कई मात खा जाएंगे, तो कुछ को तो मात भाजपा ने टिकट में ही दे दी थी, तो बाकी मात खा जाएंगे कुछ चेहरे जी। और खिलाड़ियों का इस बार का जो चुनाव है, खिलाड़ियों का भविष्य भी कहीं ना कहीं रुख देगा, उसे एक बदलेगा, एक दिशा देगा, हरियाणा के एक राजनीतिक द्वार भी खोल देगा कहीं ना कहीं, अगर वो जीतती है। राजनीतिक द्वार तो दीपक जी आप पहले देखेंगे, जो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ी उतारे थे, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को राजनीति में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। योगेश्वर दत्त हो चाहे कोई भी हो, दादरी की सीट थी, तो सबको भारतीय जनता पार्टी ने भी अहमियत दी। इस बार विनेश फोगाट को तो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनका जो झुकाव था भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि जो आंदोलन हुए थे, खिलाड़ियों के हुए हो चाहे किसानों के हुए हो, उनमें पुलिस की भूमिका नकारात्मक रही थी। उसका जो है बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों के मन पर, किसानों के मन पर जो है उसका प्रभाव पड़ा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लगातार कोमल जी हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल जी, जिस तरह से जो वरिष्ठ पत्रकार थे महेश जी, साफ कहा उन्होंने कि... कर लो सर। कोमल जी, आप तक आवाज आ रही है? कोमल जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि आज जो है वो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 8 बजे से जो काउंटिंग है बैलेट पेपर की वो शुरू हो चुकी है, और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तकरीबन बीजेपी 18 और कांग्रेस 15 पर आगे चल रही है। लेकिन ये अभी फिलहाल जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है उसके हैं। लगातार पूजा पाठ का भी दौर चल रहा है। नायब सिंह सैनी हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं, और बाकी जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो अन्य क्षेत्रीय दलों की पार्टी को, लगातार मंदिर में माथा टेक रहे हैं और आज के लिए भगवान को मना रहे हैं कि आज उनके पक्ष में ये पूरा माहौल आए। बीजेपी जहां अपनी तरफ बोल रही है, लेकिन एग्जिट पोल, वरिष्ठ पत्रकार, वहां का माहौल कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है।